नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का। हिंदुस्तान की सियासत में आज वो हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। आज नरेंद्र मोदी के सारे विरोधी, योगी आदित्यनाथ के सारे विरोधी सुबह से ही राम का नाम ले रहे हैं, राम राम किए जा रहे हैं। राम को काल्पनिक बताने वाली, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज सुबह से ही राम नाम जप रही है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं ने आज सुबह से जितनी बार राम का नाम लिया उतना तो दशकों में नहीं लिया होगा। और आज योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इकोसिस्टम को कैसे एक्सपोज किया, यह देखिए। योगी ने चुनावी मौसम में नए नए राम भक्तों की तुलना कालनेमी से की। योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी डायरेक्ट वार्निंग जारी कर दी। इसका असर पूरे यूपी में दिख भी रहा है। राम मंदिर, भगवान श्री राम, राम मंदिर, राम जन्मभूमि, राम मंदिर, प्रभु श्री राम, भगवान राम, राम मंदिर आना चाहिए। राम मंदिर का प्रभु श्री राम, भगवान राम प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। राम मंदिर जाना चाहिए। प्रभु श्री राम, राम मंदिर उनकी बात पे जाके रहे। सिर्फ राम से खाऊंगा। राम भक्तों राम के नाम पे भगवान का मंदिर, भगवान श्री राम, राम लला, भगवान श्री राम, प्रभु राम, प्रभु श्री राम, राम 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 श्री राम। जो दिन रात सुबह शाम करते रहे राम के नाम को बदनाम, आज वो अचानक क्यों जपने लगे हैं राम का नाम? जिसने राम को काल्पनिक बताया, जिसने राम के अस्तित्व को नकारा, आज उसी कांग्रेस को क्यों है राम के नाम का सहारा? जिसने जय श्री राम बोलने पर बरसाई लाठी, जिसने चलवाई राम भक्तों पर गोली, आज उस समाजवादी पार्टी के नेताओं की जुबान से क्यों निकल रही है राम राम की बोली? राहुल की पार्टी की टाइमलाइन पर, अखिलेश की पार्टी की टाइमलाइन पर, मोदी और योगी के हर विरोधी की टाइमलाइन पर सिर्फ राम का जिक्र, राम मंदिर की फिक्र। मोदी और योगी के सियासी दुश्मन अचानक राम भक्त क्यों बन गए हैं? जिन्हें राम के नाम से दिक्कत थी, जिन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से दिक्कत थी, वो आज अचानक रामलला और राम मंदिर में इतनी निष्ठा क्यों दिखाने लगे हैं? इसका जवाब योगी ने दिया है। राम मंदिर दान चोरी केस में अपना सियासी मुनाफा ढूंढ रहे विपक्षी इकोसिस्टम को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। योगी ने इस इकोसिस्टम को कालनेमी कहा है। कालनेमी यानी वो राक्षस जो साधु का भेष बदलकर राम भक्त हनुमान को धोखा देने और उनके रास्ते में अड़चन पैदा करने के लिए आया था। भारतीय राजनीति में जो लोग इस वक्त राम मंदिर और आस्था के नाम पर दिखावा कर रहे हैं, अचानक राम भक्त बनकर राम मंदिर दान चोरी केस में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ने ऐसे सभी लोगों को कालनेमी कहा है और इस कालनेमी इकोसिस्टम का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर देश के सामने रख दिया है। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देख
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है। राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है और इसलिए चिंता की बात नहीं। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई, इसको बाधा बन करके इनको रोकने की उनकी चिढ़ थी। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और इनका ये वक्तव्य यही दिखाता है कि अंगूर खट्टे हैं। जनता जनार्दन इनको सबक सिखा चुकी है। दरअसल मोदी और योगी विरोधी गैंग को यह लगता है कि राम मंदिर दान चोरी केस का सियासी इस्तेमाल करके वो 2027 में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये इकोसिस्टम इस गलतफहमी में भी है कि वो राम मंदिर दान चोरी केस के दम पर 2009 में मोदी को जीत का चौका लगाने से रोक सकता है। तभी तो अचानक से कांग्रेस की टाइमलाइन पर मोदी का नाम भी मेंशन होने लगा है। राम मंदिर केस से सीधे मोदी को जोड़ा जाने लगा है। कांग्रेस ने तो अपने ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पर राम नाम के पीछे छिपकर बाकायदा मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के एक्स हैंडल्स पर भी मोदी और योगी के खिलाफ ऐसे पोस्टर्स बनाकर हिट जॉब की कोशिशें शुरू हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ नरेंद्र मोदी पर भी कांग्रेस राम मंदिर केस को हथियार बनाकर हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स करने लगी है। पूरा ट्रस्ट नरेंद्र मोदी ने बनाया, शिलान्यास से लेकर भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण सब कुछ नरेंद्र मोदी ने किया। और जब चंदा चोरी का मामला सामने आया, जब महापाप का मामला सामने आया तो उन्होंने महाचुप्पी साध ली। बिल्कुल 2029 का चुनाव भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देश में परिवर्तन 29 में होगा। जिन्होंने अयोध्या में भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने उज्जैन में भ्रष्टाचार किया है, उन्हें ये देश की जनता स्वीकारेगी नहीं। सब कुछ सिलसिलेवार और पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। अचानक से राहुल गांधी का श्री राम पर 2021 वाला पोस्ट कांग्रेस के नेताओं की टाइमलाइन पर दिखने लगा है। कांग्रेस का हर नेता, कांग्रेस का हर हैंडल उस पोस्ट के ऊपर राम मंदिर दान चोरी वाला एंगल फिट करके घुमाने लगा है। जिस पार्टी की टॉप लीडरशिप ने राम मंदिर निर्माण के बाद, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक अयोध्या जाना जरूरी नहीं समझा, उस पार्टी के छुटभइये नेता अचानक से अयोध्या भ्रमण पर निकल पड़े। सबको अचानक से रामलला के दर्शन की याद आ गई। वो कांग्रेस पार्टी जिसने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को मोदी का इवेंट और बीजेपी आरएसएस का राजनीतिक कार्यक्रम बताकर दुष्प्रचार किया था, उस कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय पूरे तामझाम के साथ सियासी भ्रमण के लिए अयोध्या जाना चाहते थे। राम मंदिर के प्रांगण को अपना सियासी अखाड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन जब पुलिस ने अयोध्या जाने से रोका तो अजय राय ने सियासी ड्रामा शुरू कर दिया। पहले एक वीडियो बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया, फिर पांचवा बनाया। सिर्फ और सिर्फ माहौल ही बनाया। इन्हें राम मंदिर में दान चोरी केस से कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ इस केस का सियासी फायदा उठाने की है, मोदी और योगी की इमेज को टारगेट करने की है। और ये गेस्ट हाउस में मुझे इसमें अकेले बंद करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इधर, हम ये दरवाज़ा, सामने ये दरवाज़ा है, इसको भी बंद करके रखा हुआ है इन्होंने। अब ये देखिए पूरा, इसको खींच रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये खुल नहीं रहा है। ये पूरा बाहर से बंद है। और ये सामने आप देख सकते हैं कि ये सामने के भी ये दरवाजे, यहाँ पर भी पूरा बाहर से बंद करके रखा हुआ है। ये बाहर के पूरे ग्रिल लगे हुए हैं, ग्रिल के अंदर बंद करके रखा हुआ है। और ये बाहर के लॉन है और पूरी तरीके से यहाँ पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई पूछने वाला भी नहीं है और कोई हम लोगों की सुध लेने वाला नहीं है। और दर्शन करने के लिए मैं अड़ा हूँ कि दर्शन बगैर भगवान राम का दर्शन किए नहीं जाऊँगा। ये काम अकेले कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। मोदी और योगी का हर सियासी दुश्मन इस प्लान में शामिल है। अब हर कोई अचानक से राम मंदिर में रामलला के दर्शन करना चाहता है और वहां पहुंचकर हंगामा खड़ा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रेसिडेंट को रोका गया है कि हमको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम राहुल गांधी जी से भी बात करेंगे, आपको भी राम मंदिर आना चाहिए।
हम अखिलेश यादव जी से भी बात करेंगे, उनको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम ममता बनर्जी से भी बात करेंगे, उनको भी जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी अभी जाकर आए, वापस हमारे साथ आ जाएंगे। ये कौन है? राम मंदिर उनकी बाप की जागीर है क्या? अगर अजय राय को रोका है तो क्यों रोका है? अगर उनको रोका है तो हम सब लोग वहां पहुंचे, सभी नेताओं के साथ हम लोग जाएंगे। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा was whose slogan? Mr. Modi's slogan. Maybe he was right. सिर्फ राम से खाऊंगा, राम भक्तों से खाऊंगा. Is that what he meant? See, प्राण प्रतिष्ठापना आपने की, इनॉग्रेशन आपने की, 10 बार जाके अदानी अंबानी के साथ आपने फोटो खिंचाया, तो उत्तर तो आपको ही देना पड़ेगा ना। हम लोग तब भी प्रभु राम को मानते थे, आज भी माने, आगे भी मानेंगे। गवर्नमेंट डरी हुई है, उनको लगता है कि पता नहीं और पोल पट्टी ना खुल जाए। ये मामला राष्ट्रव्यापी हो गया है। अब ये यहाँ के योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ये उत्तर प्रदेश का तो मामला रह ही नहीं गया है। बेकार में योगी जी बोलते हैं, ये तो राष्ट्रव्यापी मामला है और राष्ट्रव्यापी और बड़ा मामला है। मोदी और योगी विरोधियों की राम भक्ति का यूं अचानक सामने आना, कांग्रेस के छुटभइये नेताओं का बीच सड़क पर हनुमान चालीसा का जाप करना, यह कोई संयोग नहीं, ये वेल प्लान्ड स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इस स्क्रिप्ट में राम केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। राम की भक्ति कम, मोदी और योगी के खिलाफ सियासी शक्ति दिखाने की मात्रा ज्यादा है। 2027 के यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस राम मंदिर दान चोरी केस के नाम पर एंटी योगी नैरेटिव बनाकर सियासी फायदा उठाने की फिराक में है। सेम टू सेम इसी पटकथा पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव भी काम कर रहे हैं। अखिलेश योगी से हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन दरअसल वो राम नाम के पीछे छिपकर अपना 27 वाला चुनावी हिसाब लगा रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों का इरादा क्लियर है, बीजेपी के खिलाफ राम नाम पर लूट का नैरेटिव बनाना, राम भक्तों और आम हिंदू वोटरों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी पैदा करना, सेकुलर प्लस हिंदू दोनों वर्गों के वोटर्स को टारगेट करना। योगी जी सीधा जवाब दो, मोदी जी सीधा जवाब दो, देश तो यह मांगते हैं। जब कहीं अगर सवाल उठे तो बीजेपी दरकिनार करेगी, और जब चुनाव की समय आएगी तो बीजेपी राम की स्पॉन्सर बन जाएगी। ये तो ठीक नहीं, जिम्मेवारी आपको लेना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ ये तो देशवासियों को बताना चाहिए। मंदिर का दरवाजा किसने खुलवाया? राजीव जी ने, इन्होंने खुलवाया क्या? आपका कमल खिला तो चारों तरफ कीचड़ फैल गया, और उस कीचड़ में भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ा, चोरी हो रही है। यूपी के लोग भरी निगाहों से देख रहे हैं कि हम बीजेपी को फिर हराएंगे, जैसे लोकसभा में हराए थे। उस अध्याय को आगे बढ़ाए। योगी जी डर गए, उनका आत्मविश्वास टूट चुका है, सत्ता खोने का डर उनके ऊपर हावी हो गया है। ये बीजेपी का डर दिखाता है। और आपका क्या कब्जा है धर्म के ऊपर? आस्था पे आपका कब्जा है, आपकी आस्था बाकी लोगों की आस्था की कोई इज्जत नहीं है क्या? देश के लोग अब मन बना चुके हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। ये बात सच है कि राम मंदिर दान चोरी केस ने हिंदू वर्ग को नाराज किया है, लेकिन इसका असर 2027 के चुनावों पर उतना नहीं पड़ेगा जितना विपक्ष सोच रहा है, और इसकी कुछ वजहें हैं। राम मंदिर का ओवरऑल सेंटिमेंट इस वक्त भी बहुत मजबूत है, और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अयोध्या में चढ़ावा विवाद के बाद मंदिर में जमा होने वाले चढ़ावे में बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 जून से पहले रोजाना औसतन 16 से 18 लाख रुपए बैंक में जमा होते थे, जो विवाद शुरू होने के बाद बढ़कर 22 से 24 लाख रुपए हो गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि राम भक्तों को योगी सरकार पर अभी भी पूरा भरोसा है। राम के साथ किसी न किसी रूप में अपना संबंध जोड़ता हो। हर भारतीय के मन में, उसके रोम रोम में राम बसे हैं। सोते जागते, दुख में सुख में
सम विषम सभी परिस्थितियों में एक नाम जो सबसे पहले स्मरण होता है वो राम का नाम होता है। ये हम भारतीयों के संस्कार का हिस्सा है। राम भक्तों को लगता है कि राम मंदिर दान चोरी केस में योगी पारदर्शी और तेज जांच करवाएंगे, गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे झांसे में नहीं आएंगे। बीजेपी ने राम भक्तों का ये ट्रस्ट ऐसे ही नहीं कमाया है। अयोध्या आज भी बीजेपी के कोर हिंदुत्व एजेंडा का केंद्र है। राम मंदिर, राम कथा और अयोध्या को बीजेपी डेवलपमेंट प्लस हिंदुत्व के नैरेटिव के साथ जोड़ती है और इसका फायदा चुनाव में भी होता है। इसका एक उदाहरण 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसके पोस्ट पोल एनालिसिस में पता चला कि 2024 में राम मंदिर बीजेपी की कोर स्ट्रेंथ बनी रही। 2024 लोकसभा में सीटें घटने के बावजूद बीजेपी का हिंदुत्व वोट बेस इंटैक्ट रहा। यानी जिन मोदी और योगी विरोधियों को लगता है कि वो राम मंदिर दान चोरी केस को 2027 में बीजेपी के खिलाफ अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाएंगे, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और ऐसा क्यों है, ये योगी से समझ लीजिए। जिस उत्तर प्रदेश में विरासत का 5 समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, वे कहते थे कावड़ यात्रा नहीं निकलने देंगे। उत्सव के पहले उपद्रव प्रारंभ हो जाते थे। कोई पर्व और त्योहार के पहले दंगे फसाद उत्तर प्रदेश की पहचान बन जाती थी। 2017 के पहले न होली, न दीपावली, न विजयादशमी, न रामनवमी, न सावन के महीने का कोई पर्व, न जन्माष्टमी के आयोजन को ही करने दिया जाता था। आज आप देखते होंगे कावड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलती है, कोई रोक टोक नहीं। दुर्गा पूजा शानदार तरीके से होती है, कोई रोक टोक नहीं। दीपावली का आयोजन पूरी भव्यता के साथ होता है, कोई रोक टोक नहीं। विपक्ष खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिस तरह राम मंदिर दान चोरी के पीछे छिपकर अपनी सियासत कर रहा है, वो जबरदस्त तरीके से बैकफायर भी हो सकता है। विपक्ष अगर मंदिर पर ज्यादा अटैक करे तो बीजेपी एंटी राम वर्सेस प्रो राम नैरेटिव चलाकर कांग्रेस और सपा के एजेंडे को ध्वस्त कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दान चोरी का इंपैक्ट है, मगर वो इतना भी नहीं है कि बीजेपी से उसका कोर हिंदू वोटर नाराज हो जाए। फैक्ट ये है कि हिंदुओं को ट्रस्ट अभी भी योगी पर ही है, राहुल या अखिलेश की अचानक पैदा हुई राम भक्ति पर नहीं। दोहा में ईरान और अमेरिका की इनडायरेक्ट बातचीत शुरू हो गई है। ईरान ने अमेरिका से सीधी बात करने से मना कर दिया है। हॉर्मुज पर कंट्रोल, विदेशों में फ्रीज फंड और परमाणु मुद्दे पर विवाद बना हुआ है। इस बीच इजरायल ने बहुत बड़ी धमकी दी है। ईरान पर 48 घंटे में बड़े हमले करने की बात कही है। बातचीत के बीच क्यों इजरायल युद्ध की बात कर रहा है, सारी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। क्या 48 घंटे बाद खाड़ी में बहुत बड़ा युद्ध छिड़ेगा? क्या इजरायल 2 दिन बाद ईरान पर हमला करेगा? अड़तालीस घंटे 2880 मिनट बाद युद्ध का अगला राउंड होने वाला है। यह बात खुद नेतन्याहू के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कह दी है। पहली बार युद्ध की वजह ईरान का परमाणु बम था, इस बार युद्ध की वजह लेबनान का आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह बनेगा। इजरायल को आशंका है कि हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ हमलों का बदला लेने के लिए ईरान ने मिसाइल हमलों की तैयारी कर ली है।
इजरायल उसे प्रहार का मौका नहीं देगा, वो पहले ही अटैक कर ईरान के मिसाइल सिस्टम को तबाह कर देगा। इस बार इजरायल का हमला ईरान पर हुए पहले राउंड के हमले से बहुत बड़ा होगा। रक्षा मंत्री काट्ज ने ईरान को यह भी चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह ने पूर्वी इजरायल पर अटैक किया तो बेरूत का दाहिया इलाका तबाह कर दिया जाएगा। बेरूत में दाहिया वो इलाका है जहां हिजबुल्लाह के बड़े बड़े कमांडर अंडरग्राउंड बंकरों में रहते हैं और आतंक का नेटवर्क चलाते हैं। इन सुरंगों में बेहद खतरनाक हथियारों का जखीरा जमा करते हैं। ये सुरंग साउथ लेबनान में बनी है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर से लेकर बड़े बड़े घातक हथियार जमा हैं। सुरंग 200 मीटर लंबी है और 25 मीटर चौड़ी है। इजरायल आर्मी के जवान जब सुरंग के अंदर पहुंचे तो पूरी सुरंग घातक हथियारों से पटी मिली। इजरायल के हमलों के बाद हिजबुल्लाह के आतंकवादी सुरंग छोड़कर भाग निकले। उसने धार्मिक शहर जेरूसलम, जहां 24 घंटे इजरायल के सुरक्षा बल अलर्ट पर रहते हैं, वहां सुरंग खोदकर हथियारों का जखीरा जमा कर लिया। नेतन्याहू दावा करते हैं गाजा पट्टी से हमास को खत्म कर दिया गया है, जबकि ईरान के दम पर हमास अब जेरूसलम तक पहुंच गया है। यहां हमास की एक ऐसी सुरंग का पता चला जिसका कनेक्शन एक मकान की छत में बनी शाफ्ट से था। जब इजरायल के सुरक्षा बल शाफ्ट खोलकर अंदर गए तो आंखें फटी की फटी रह गईं। मशीन गन और दूसरे घातक हथियार सैकड़ों काली पॉलिथिन में लपेट कर रखे मिले। इजरायल ने 48 घंटे में साउथ लेबनान से गाजा पट्टी तक ऐसी सुरंगों से भीषण बमबारी की है। आईडीएफ ने आतंकी सुरंगों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। हिजबुल्लाह और हमास के सुरंगों में बने आतंकी नेटवर्क पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायल ने सोमवार को साउथ लेबनान में सुरंगों पर भीषण बमबारी की थी, अब गाजा पट्टी में कर रहा है। यह गाजा पट्टी का खान यूनुस इलाका है। यहाँ शरणार्थियों के बड़े बड़े कैंप हैं, जिनमें फिलिस्तीनी किसी तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ आतंकियों के छुपने की टनल होने का पता चलते इजरायल ने भीषण बमबारी की। बमबारी के बाद आग के जो शोले उठे, उन्होंने कपड़ों के बने टेंट को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते खान यूनुस में बने शरणार्थी कैंप के बड़े हिस्से को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब वो तस्वीरें देखिए जब हमले की शुरुआत हुई है। इजरायल ने फाइटर जेट से मिसाइल लॉन्च की। हाहाकारी गर्जना करते हुए मिसाइल कैंप के एक हिस्से पर गिरी, जहां आतंकवादियों के पनाह लेने की खबर थी। मिसाइल गिरते ही आग के शोले उठने लगे। दर्जनों फायर फाइटर ने आग बुझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तब तक सैकड़ों टेंट जलकर खाक हो चुके थे। यह महिला भी खान यूनुस के इसी टेंट सिटी में रह रही थी। अब इनका टेंट जलकर खाक हो चुका है। घर पहले ही मलबे का ढेर बन चुका है। 2 महीने पहले इन्होंने पाई जोड़कर नया टेंट खरीदा था। बच्चों और खुद के लिए नए कपड़े खरीदे थे। एक ही हमले में फिर सब खत्म हो गया। हम एक के बाद एक मुसीबत का सामना करते रहे। हमने सब कुछ नए सिरे से शुरू किया। हमें दोबारा संभलने और नए गद्दे खरीदने में 1 साल लग गया। हमने हाल ही में अपना सारा सामान नया खरीदा है। हमने 2 महीने पहले ही अपने टेंट खरीदे थे, क्योंकि बारिश ने पुराने टेंट खराब कर दिए थे। ये कैसा सीज फायर है? सीज फायर कहाँ है? वे अरब लोग कहाँ हैं जो वर्ल्ड कप देख रहे हैं? उन्हें हमारी हालत देखनी चाहिए। हम हर दिन हर पल मर रहे हैं। हमारे बच्चे पूरी रात सड़कों पर रहते हैं, सो नहीं पाते हैं और चीखते चिल्लाते रहते हैं। ये किस तरह का सीज फायर की बात कर रहे हैं? उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें हमारा दर्द महसूस करना चाहिए। हम बस इतना चाहते हैं कि यहूदी युद्ध और बमबारी को हमसे दूर रखें। इजरायली हमले में कम से कम 100 टेंट जल गए, मतलब 100 फिलिस्तीनी परिवारों की हालत फिर बेघर से भी बदतर हो गई है। इस हमले में कई लोग मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दर्जनों फिलिस्तीनी झुलस गए हैं। हमारा सारा सामान चला गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सैकड़ों परिवार अपने टेंट में थे, बिना किसी छत के सो रहे थे, बेघर हो गए थे और लोगों ने बहुत तकलीफ झेली। किस लिए? उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, उन्होंने हमला किया। क्या आपको कुछ दिख रहा है? वहाँ कुछ भी नहीं है। यहूदी बस हमें नुकसान पहुंचाना और तकलीफ देना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि टेंट में रह रहे बेघर फिलिस्तीनियों को इजरायल ने क्यों टारगेट किया?
हमास के अल कासिम ब्रिगेड के आतंकवादी यहां से इजरायली ग्राउंड फोर्सेस पर रॉकेट अटैक कर रहे थे। वो टेंटों की घनी बस्ती में छुपे हुए थे। इजरायल का आरोप है यहां मौजूद हमास के लड़ाकों ने रॉकेट, बंदूकें और बम सुरंगों में छिपाए थे, इसीलिए इजरायल ने बमबारी की। इजरायल अब गाजा में हमास की एक-एक सुरंग को बंद कर रहा है। सीमेंट का घोल उनमें भरा जा रहा है। गाजा की एक सुरंग में 30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और सीमेंट भरकर इजरायल ने उसे बंद कर दिया है। ईरान और इजरायल के बीच नए-नए हथियारों की जंग भी चल रही है। जब जब दोनों के बीच युद्ध हुआ है, ईरान ने मिसाइल वॉरफेयर और ड्रोन युद्ध में इजरायल को पछाड़ा है। इजरायल ने आसमानी युद्ध में ईरान को हराया है। अब इजरायल ने स्पेस वॉरफेयर में बड़े बड़ों को मात देने की तैयारी कर ली है। अमेरिका में जिस तरह से इजरायल के खिलाफ माहौल बन रहा है, उससे भविष्य की लड़ाई के लिए इजरायल अकेले ही लड़ने की तैयारी कर रहा है। इजरायल स्पेस बेस्ड लेजर वेपन्स तैयार कर रहा है। ये हथियार धरती के ऊपर से ही दुश्मन पर हमला करेंगे। इजरायल एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर्स विकसित कर रहा है। ये अंतरिक्ष में ही दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक कर उन्हें नष्ट कर देंगे। इजरायल जमीन और फाइटर जेट्स के लिए लेजर पॉड्स बना रहा है, जिसे स्पेस प्लेटफॉर्म पर अपग्रेड किया जा रहा है। स्पेस वॉरफेयर में बढ़त के लिए इजरायल ने एडवांस मिलिट्री और जासूसी सैटेलाइट्स ओफेन 19 तैनात किया है। ये घने बादलों, तूफानी मौसम और अंधेरे में भी 50 सेंटीमीटर से छोटी वस्तुओं की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजता है। इजरायल इसी वजह से ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड को आसानी से ट्रैक कर लेता है और उन पर सटीक निशाने के साथ ताबड़तोड़ हमले करता है। ईरान इजरायल का युद्ध अब लेबनान पर टिका है। अगर इजरायल ने लेबनान पर हमले बंद नहीं किए तो ईरान पलटवार की धमकी कई बार दे चुका है। ईरान इस मामले में ट्रंप को भी कई बार एमओयू की शर्तें मानने की बात कह चुका है। ट्रंप और जेडी वेंस इजरायल को लेबनान पर नए हमले करने से रोकने का दबाव भी बना चुके हैं, मगर इजरायल का तर्क दूसरा है। जब तक लेबनान में हिजबुल्लाह के पास हथियार हैं, तब तक इजरायल बमबारी बंद नहीं करेगा। अब सबकी नजरें दोहा पर टिकी हैं, जहां एमओयू साइन होने के बाद पहली बैठक हो रही है। हालांकि बैठक में ईरान अमेरिका की डायरेक्ट बातचीत नहीं होगी। ईरान अब कतर और दलाल पाकिस्तान के जरिए ही ट्रंप से डील करेगा। दोहा समिट के लिए ईरान ने अपना एजेंडा ट्रंप को भेज दिया है। ईरान का एजेंडा नंबर 1 हॉर्मुज है। ईरान चाहता है कि उसे फुल कंट्रोल मिले, उस पर कोई दूसरा देश अलग रूट बनाने की कोशिश नहीं करे। ईरान का एजेंडा नंबर 2, ईरान अपने $100 अरब के फ्रोजन फंड रिलीज कराना चाहता है, जिनका इस्तेमाल वो अपनी मर्जी से कर सके। उस पर अमेरिका सोयाबीन खरीदने जैसे दबाव नहीं बनाए। ईरान का एजेंडा नंबर 3 लेबनान है, जहां वो चाहता है इजरायली हमले बिल्कुल बंद हो। ईरान का एजेंडा नंबर 4, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत को टेबल पर ही नहीं लाना चाहता। ईरान जो शर्तें लगा रहा है, उससे युद्ध विराम भले बढ़ जाए, मगर युद्ध रुकने की संभावना ना के बराबर है। अगर ट्रंप इन शर्तों पर युद्ध बंद कर देते हैं तो यह अमेरिका की सबसे बुरी हार होगी। अगर ईरान की वार्ताकार टीम ट्रंप की शर्तें मान लेती है तो वहां की सत्ता और IRGC में बैठी कट्टरपंथी लॉबी कालिबाफ और अब्बास अराक्ची के लिए मुश्किल पैदा कर देगी। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में मुल्लाओं की सबसे मजबूत लॉबी ने 3-4 की बहुमत से डील को लाल कार्ड दिखा दिया है। मतलब वो नहीं चाहते कि अमेरिका से कोई डील फाइनल हो। IRGC के भी अधिकारी इस मामले में दो फाड़ हैं। यही लॉबी बातचीत को बेपटरी करने के लिए हॉर्मुज में बार-बार जहाजों पर हमले करा रही है। हालांकि हॉर्मुज में बीती रात से किसी जहाज पर हमला नहीं हुआ है। केपलर के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को 40 जहाजों ने हॉर्मुज पार किया। इनमें 16 जहाजों ने ईरान के समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया। 12 जहाजों ने अपना ट्रांसपोंडर बंद कर हॉर्मुज को पार किया। युद्ध से पहले हॉर्मुज से रोजाना 120 जहाज गुजरते थे, तब ईरान से क्लियरेंस नहीं लेना पड़ता था। अब अगर कोई जहाज ईरान से परमिशन लिए बिना आगे बढ़ता है तो सुरक्षा का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अमेरिका भी उन्हें सुरक्षा देने में नाकाम रहा है।